अब हम लोग नेक्स्ट फाइटो हार्मोन इथाइलिन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेट्स देखेंगे, फिर बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले इथाइलिन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये तो पता है कि इथाइलिन क्या होता है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन या मतलब हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन होता है। सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है, और जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन का नंबर लेस देन 28 मॉलिक्यूलर वेट होता है तो उसे हम लोग ओलेफिन बोलते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है थाइलिन का। ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस विथ फेंट स्वीट मस्की ऑर्डर। मतलब अगर इन इथाइलिन क्योंकि गैसियस फॉर्म में हैं तो अगर हम लोग इनके उसके बात करें अपीयरेंस की तो कलरलेस होते हैं। इनका जो स्मेल होता है वो स्वीट मस्की ऑर्डर होता है। व्हेन प्योर इज हायर देन एयर अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इट इज अ फ्लेमेबल, readily undergo oxidation reaction and form इथाइलिन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो फ्लेमेबल होता है, और साथ में अगर हम इसके ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये कैसे ऑक्साइड्स बनाता है इथाइलिन का। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इथाइलिन का स्ट्रक्चर बना है, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मिलेगा, फिर ये इथाइलिन ऑक्साइड्स बना, फिर इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड बना, और फिर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीन्स कि इसका इस तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस। Ethylines appear to be synthesized primarily in response to stress। अब मेजर, ऐसे तो इथाइलिन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मेजर फॉर्म में अगर इसके हम लोग फंक्शन देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये स्ट्रेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वैसे तो इथाइलिन राइपनिंग में है और इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन इसका जो मेजर फंक्शन है वो कहाँ पे है, ये स्ट्रेस में बहुत। तो अभी तक आपने 3 हार्मोन पढ़े, तीनों हार्मोन में किसी का भी स्ट्रेस में रोल नहीं था, लेकिन इसका स्ट्रेस में रोल है, ठीक है, इथाइलिन का। स्ट्रेस एंड मे बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। और जो सेनेसेंस जिनमें होता है, जिन टिश्यूज में होता है, तो उन टिश्यूज में ऐसा पाया गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इथाइलिन प्रोड्यूस हो रहा था। और हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि इथाइलिन मतलब कि इथाइलिन क्या होता है सेनेसेंस के लिए, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो जो टिश्यू सेनेसेंस हो गया, जो टिश्यू सेनेसेंस हो गया, सेनेसेंट टिश्यू जो है उसमें अगर ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसमें इथाइलिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है। अब इसकी हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं, ठीक है, डिस्कवरी की बात करते हैं। और डिस्कवरी इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। सभी जितने भी फाइटो हार्मोन आप देखिए सबकी डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन प्लांट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डी नेल्बुजो, ठीक है, डिमिट्री, इनका नाम डिमिट्री नेल्बुजो है। वो a graduate Russian in 1886 who found that abnormal growth of dark grown pea seedling could be traced to ethylene form eliminating gas। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जस्ट ग्रेजुएट के बाद क्या किया था कि एडमिशन लिया था अपना पीएचडी, तो पीएचडी में इन्होंने एडमिशन लिया था। इसके बाद ये इन्होंने एक बार क्या, इन्होंने जो भी सीडलिंग ग्रो किए, कौन से, पी के सीडलिंग। और पी के सीडलिंग ग्रो करने के बाद कुछ सीडलिंग को इन्होंने बाहर रखा, मतलब आउटसाइड द होम रखा होगा, और कुछ सीडलिंग को इन्होंने घर के इनसाइड रखा। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो घर के अंदर सीड थे उसको उन्होंने, उनमें कुछ अलग सी उन्हें मॉर्फोलॉजी दिख रही थी। मतलब उनके का जो रिसर्च पेपर भी आया था तो उसमें कुछ इसकी, जो मान लीजिए ये कोई सीडलिंग, ये सीडलिंग एक नॉर्मल जब मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब कि जब फोटो मॉर्फोलॉजी, जो कि समझ लीजिए कि जो आउटसाइड में रखा गया, आउटसाइड में रखा गया तो ऐसा ग्रो किया। फिर उन्होंने अंदर घर के इनसाइड रखा गया तो इस तरह से ग्रो कर रहा था। फिर इसके बाद इन्होंने घर के इनसाइड रखने के बाद फिर इथाइलिन का ट्रीटमेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले गए, इथाइलिन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले गए, ये इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता चला गया। तो इन्होंने ऐसी मॉर्फोलॉजी देखी। तो इसका मतलब क्या कि जो प्लांट घर के आउटसाइड रखा उसमें तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस हुआ, वो नॉर्मल ग्रोथ कर रहा था। और आपको पता है कि जब नॉर्मल ग्रोथ होती, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती, तो शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है, एक्सपेंडेड कॉटिलेडन्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं। लेकिन जब हम कोई डार्क या जहाँ पे लाइट नहीं मिल रही, डार्क में हम ग्रो करते हैं, तो जब डार्क में ग्रो करते हैं तो सीडलिंग कैसा हो जाता है, उसका लॉन्ग हाइपोकोटाइल हो जाता है और इसके बाद उसका पेल येलो कलर का हो जाता है, कॉटिलेडन्स या लीफ एक्सपेंडेड नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो डार्क ग्रोन सीडलिंग थे उनमें
कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इथाइलिन का ट्रीटमेंट दिया। तो इन्हें ना तो ऐसी मॉर्फोलॉजी मिली और ना तो ऐसी मॉर्फोलॉजी मिली, इन्हें कुछ अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी मिली। वो मॉर्फोलॉजी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको कुछ मतलब वाइड इन प्लांट हो गए थे, थोड़े चौड़े हो गए थे या फिर थिक हो गए थे, तो उस तरह का कुछ इन्हें स्ट्रक्चर मिला प्लांट का, सीडलिंग का। तो फिर क्योंकि जो जो इन्होंने घर के मतलब अंदर जो सीडलिंग रखे थे, हाँ ये तो इनके रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था, ये तो इन्होंने बाद में जब रिसर्च एकदम इनका वेल डिफाइन हो गया तब की बात है। लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सपोज कि अपने जहाँ भी अपनी स्टडी करते थे तो वहाँ पे एक लैंप रखते थे, ठीक है, लैंप। और पहले के टाइम में गैशियस लैंप चलते थे, पहले के टाइम में ये इलेक्ट्रिसिटी और ये सब तो बहुत कुछ था नहीं, तो गैशियस लैंप चलते थे। तो वो गैशियस लैंप अपना लोग रख के यूज़ करके पढ़ते थे, तो वो अपनी टेबल पर रखते थे। और उसी के पास में इन्होंने अपना प्लांट भी रखा हुआ था, उसी के पास में अपना प्लांट भी रखा हुआ था। तो उन्होंने उस समय ही ऐसा बताया कि जो गैशियस लैंप है वो कोई जरूर ऐसा कंपोनेंट रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है। तो बाद में जाके पता चला कि वो जो गैशियस लैंप था वो इथाइलिन सिक्रीट करता था, जिसकी वजह से प्लांट की मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। फिर बाद में और भी स्टडी हुई, तो फिर जो स्ट्रीट लाइट होते थे, पहले जो स्ट्रीट लाइट होते थे वो गैशियस टाइप के स्ट्रीट लाइट होते थे। तो जो स्ट्रीट लाइट के, सपोज ये स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट के पास में जो प्लांट हुआ करते थे उनमें देखा गया कि सेनेसेंस बहुत हो जाता था। तो आपको पता है कि इथाइलिन क्या करता है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, तो सेनेसेंस बहुत हो जाता था। जो स्ट्रीट लाइट के अवे थे, थोड़े दूर थे, उनमें सेनेसेंस नहीं हो रहा था। तो इससे भी कुछ ऐसी जानकारी पता चली कि कुछ ये गैसियस लैंप या जो स्ट्रीट लाइट है कुछ ऐसा सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो जैसे अभी तो सब जगह CFL और ये सब नए नए चीज़ें आ गई हैं, LED आ गया है। पहले के टाइम में येलो कलर के बल्ब ऐसे आपने देखे होंगे, येलो कलर के जलते थे, ठीक। तो येलो कलर के जो बल्ब जलते थे उनके नीचे अगर आप फ्रूट रख दें अपने, मान लीजिए मैंगो रख दिया या बनाना रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो जल्दी राइपन कर जाएगा, ठीक। तो ये जो येलो बल्ब हुआ करते थे वो इथाइलिन सिक्रीट करते थे, इसलिए ऐसा हो जाता था। ये फ्रूट्स जल्दी राइपन हो जाते थे। और इसके बाद जो आप नहीं बल्ब के नीचे नहीं होते थे लाइट के, तो वो थोड़ा लेट में होते थे। तो ये इस तरह की डिस्कवरीज होती थी। और ये जो जैसे फ्रूट को राइपनिंग करने की जो सिचुएशन थी वो अभी से नहीं, बहुत एरा से चली आ रही है। लेकिन लोगों को मतलब कि लोग स्मोक के थ्रू, स्मोक में क्या होता है या इंसेक्टिसेंस होते हैं कुछ जो कि स्मोक्स रिलीज करते हैं, उन स्मोक्स के थ्रू लोग अपने फ्रूट्स मतलब राइपन किया करते थे। लेकिन वो लोग ये जानकारी नहीं रखते थे कि उस स्मोक में इथाइलिन होता है। बस वो ये जानते थे कि अगर हम स्मोक में फ्रूट्स को राइपन करेंगे तो फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। लेकिन उस समय तक ये जानकारी नहीं थी कि इसके सबके पीछे रीज़न कौन है, इथाइलिन। फिर इसके बाद 1910 में एक कॉसिन करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि ये जैसे भाई ट्रांसपोर्ट होता है फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स को क्या किया जाता है कि अनराइपन या थोड़े कम पके हुए फ्रूट्स को लेके फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है। अगर आप सपोज पूरे राइपन हो गए हैं और तब आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बीच में हो सकता है जब आप पोर्टेबल कंडीशन में ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है वो ख़राब हो जाए या उनमें कुछ डैमेज हो जाए। तो इसीलिए जो हाफ राइपन आप समझिए उस तरह के सीड्स को या फ्रूट्स को लेके ट्रांसपोर्ट किया जाता। तो कॉजिन थे, उन्होंने 1900 में क्या किया कि कुछ ऑरेंजेस को वो क्या कर रहे थे, कुछ ऑरेंजेस को वो यहाँ पे ऑरेंजेस थे, ठीक है, शिपिंग कर रहे थे ऑरेंजेस की। और ऐसे तो भाई ऑरेंजेस हैं तो जब ये राइपन करेंगे तो ये भी थाइलिन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसमें से कुछ ऑरेंजेस ऐसे थे जिनमें कि फंगस का इन्फेक्शन हो गया, फंगस का इन्फेक्शन हो गया। तो फंगस का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फंगस के इन्फेक्शन की वजह से वो जो सपोज कि इसमें फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो इसमें इथाइलिन और ज़्यादा सिक्रीट होगा, और ज़्यादा सिक्रीट होगा। और उन्हीं शिपिंग हो रही थी तो इन्हीं ऑरेंजेस के साथ बनाना को भी शिप किया जा रहा था, बनाना को भी शिप किया जा रहा था। तो क्या देखा गया कि जिन भी स्लॉट में क्या देखा गया कि जो ऑरेंजेस मतलब कि जिनमें डिजीज हो गई थी, जो रॉटन हो गए थे, उनमें इथाइलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा था और उनके साथ बनाना को शिप किया जा रहा था। तो उसमें बनाना राइपन ज़्यादा, क्योंकि बनाना को कच्चा ही मतलब रॉ मटेरियल ही, रॉ ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जैसा हमने बताया कि रॉ ही किया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। तो जब किया तो वो जल्दी राइपन हो गए और जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी वो देर में राइपन हुए। तो फिर इससे भी पता चला
कि मतलब कि राइपन के लिए कुछ ऐसे, ये जो रॉटन ऑरेंज है इसमें कुछ ऐसी चीज़ सिक्रीट हो रही है जो कि बनाना को राइपन कर दे रही है। 1934 में गेन साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि वोलेटाइल सब्सटेंस एक्सेलरेट द राइपनिंग ऑफ राइपनिंग इज इथाइलिन। मतलब कि जो क्योंकि भाई यहाँ पे रॉटन हो रहा है, बनाना इतने दूर रखा हुआ है, फिर भी वो राइपन कर जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक तरीके से कोई ऐसी, भाई कोई सॉलिड कंपोनेंट तो है नहीं कि एक जगह पे रखा है, गैस है तो वो ट्रांसफर जा सकती है। तो फिर उन्होंने ये बताया, गेन ने, कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जो कि राइपनिंग को एक्सेलरेट करता है वो इथाइलिन होता है। तो इस तरह से इसकी क्या हुई, डिस्कवरी हुई। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, द इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड एज फास्टर रेट इन रैपिडली ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग सेल स्पेशली इन डार्कनेस। तो ऐसा देखा गया है कि इथाइलिन जब डार्कनेस होती है तो उस समय ज़्यादा तेजी से प्रोड्यूस करता है, और इट स्टिमुलेट ट्रांसफर और आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ बट रिटार्ड लॉन्गिट्यूडनल वंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इथाइलिन होता है वो किस तरह की ग्रोथ को प्रमोट करता है, वो मतलब सपोज कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहेंगे, आइस ट्रांसवर्स ग्रोथ या फिर आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ का मतलब कि इस तरह से ग्रोथ करना। ठीक, तो जैसे हमने आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या हो रहा है कि ये ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफर फॉर्म में सीडलिंग को ग्रोथ कर रहा है। सीड जैसा हमने बताया ना, थिकन हो गया, वाइडन हो गया, तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ। इसके बाद और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। फिर इसके बाद एवोकैडो एक फ्रूट होता है, उसको क्या किया गया कि एक कंटेनर में भर के बहुत सारा रख दिया गया। ठीक, उस फ्रूट को रखा गया, फिर इसके बाद उसमें कुछ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होंगे, तो जब एवोकैडो फ्रूट को यहाँ पे बहुत सारा रखा गया होगा तो स्लाइसेस रख दिए गए, तो अब ये जब राइपन होगा तो इससे इथाइलिन सिक्रीट होगा और इसको पूरा क्लोज कर दिया गया इस कंटेनर को, और इसमें से फिर दूसरे कंटेनर में इथाइलिन को क्या किया गया, इकट्ठा कर लिया गया। करने के बाद फिर उसके एनालिसिस करके देखा गया कि ये क्या कॉम्पोनेंट है। फिर तो बाद में जीसी आ गया, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी से तो हम लोग बहुत अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो तो आज की डेट में बहुत आसान है करना ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जीसी है या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो फिर कैसे लोग एनालाइज करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कवरी की हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रेंस की बात करें, इस मतलब जो भी ये इथाइलिन है, इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन फंजाई। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है, फंजाई में हो सकता है, बैक्टीरिया में हो सकता है, हायर प्लांट में तो होगा ही होगा। ऑल लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथाइलिन, सभी टिश्यू बना सकते हैं। फाउंड ऑल प्लांट ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीव्स, बल्ब, ट्यूबर, फ्रूट, सीड, सब में बनाते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट का स्टेज है उसके अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है। इथाइलिन फ्रिक्वेंटली लोकेटेड पेरिफेरी ऑफ टिश्यू, ऑक्सिन कैन इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये क्या कह रहा है कि इथाइलिन, जैसे इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है, तो अभी तक जितने भी आपने हार्मोन देखे उसमें आपने क्या देखा कि वो भाई पर्टिकुलर, जैसे ऑक्सिन है तो रूट में, सॉरी, एपेक्स में होता है, फिर रूट में ट्रांसफर होता है। साइटोकाइनिन आपने क्या देखा, साइटोकाइनिन रूट में हो रहा है तो शूट में जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये पाए तो सभी टिश्यू में जाते हैं, लेकिन इसका रेट डिपेंड करता है कि स्टेज कैसा डेवलपमेंट का है। और दूसरी बात कि ये, क्योंकि अगर सपोज ये कोई टिश्यू है तो इस टिश्यू में इथाइलिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इथाइलिन क्योंकि गैशियस है तो हमेशा क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो पेरिफेरी टिश्यू में, मतलब कि टिश्यू के पेरिफेरी में रहे, क्योंकि गैस का क्या काम होता है, ऊपर की तरफ भागना, तो वो हमेशा टिश्यू के पेरिफेरी में ही रहने की कोशिश करेगा, टिश्यू के सेंट्रलाइज पार्ट में नहीं रहेगा, पेरिफेरी में रहेगा। और ऑक्सिन इंड्यूस करती है सिंथेसिस को इथाइलिन की, वो हम लोग सिंथेसिस के प्रोसेस में देखेंगे।